नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। गैसियस स्टेट हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में। 3 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था। आज गैसियस स्टेट का लेक्चर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेक्चर 4 को स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 3 को रिवाइज करना चाहते हैं, जिससे लेक्चर 3 और 4 में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो देखिए भाई, पिछले टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में ये कहा गया था कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कहा गया था कि अगर कई गैसेज एक कोई मिक्सचर है, कोई गैसेज एक पूरे बर्तन में भरी जाएं, तो उन्होंने कहा था कि जो गैस का रेट है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m होता है। और दूसरी बात इन्होंने कहा था कि यही जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को समझने से पहले हम लोगों ने 2 बातें समझी थी। एक को डिफ्यूजन कहा जाता है, एक को इफ्यूजन कहा जाता है। तो हमने कल आप लोगों को डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में हमने ये कहा था कि जब कई गैसेज एक बीकर में मिक्स करके रखी जाएं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत तेज़ी से मिक्स होती हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप होती हैं, मिल जाती हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। लेकिन अगर कोई एक बेजल हो, एक बर्तन हो, उसमें गैस बहुत हाई प्रेशर पर भरी हो और एक बहुत बारीक सा ओरिफाइस मतलब छिद्र, एक बहुत बारीक सा एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाए उसमें, उस वेजल में, कहने का मतलब ये है कि ये कोई एक वेजल है, इस वेजल में गैस बहुत हाई प्रेशर पर भरी गई है और यहाँ पर एक छोटा सा छेद हम कर दें, बहुत छोटा सा बारीक छेद कर दें, तो यहाँ से गैस निकल करके डिफ्यूज होने लगती है। तो इसी को हम कहते हैं इफ्यूजन। क्या कहते हैं? इफ्यूजन। तो भाई ध्यान दीजिएगा, डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या अंतर है। इफ्यूजन का मतलब गैस का फैलना होता है, लेकिन एक बहुत छोटे स्मॉल छिद्र से होता है। डिफ्यूजन में गैस आपस में मिक्स होती हैं, उसको हम डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों में जो बेसिक अंतर है हम लोगों ने डिफाइन किया। तो भूलिएगा नहीं, डिफ्यूजन का मतलब टू मिक्स अप द वेरियस गैसेस विथ ईच अदर। इफ्यूजन का मतलब ये होता है किसी बारीक छेद से गैस का निकलना एट वेरी हाई प्रेशर पर जब गैसेज रखी जाएं। तो अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? कल तो हम लोगों ने डिफ्यूजन और इफ्यूजन को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, क्या कहता है, इसको 2 लाइन में हम लोग लिख लेंगे। तो लिखिए आप, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, ग्राहम के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, ग्राहम के नियम के अनुसार। देखिए भाई, इन्होंने क्या कहा था कि किसी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर जो रेट है गैस का डिफ्यूज होने का या इफ्यूज होने का, वो उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, at constant temperature and pressure, 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 the rate of diffusion, the rate of diffusion or effusion, the rate of डिफ्यूजन, DIFFUSION, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर पर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, दोनों बातें हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, PROPORTION, is inversely proportional to square root, is inversely proportional to square root of its molecular weight, its molecular weight as well as its density, as well as its vapor density, VAPOR DENSITY। कहने का मतलब क्या है भाई कि किसी भी, अगर ये कोई वेजल है, आप भी बना लीजिएगा बिल्कुल। देखिए ये कोई एक वेजल है,
ये मैंने बेजल बनाया, तो इसमें दो गैसेज हैं, मैंने माना कि गैस 1 और दूसरी गैस है गैस 2, दो गैसेज हैं इसमें, गैस 1 और गैस 2। ये दोनों गैसेज आपस में मिक्स हो रही हैं और यहाँ पर हमने छोटा सा एक छिद्र कर दिया, तो ये दोनों गैसेज आपस में मिक्स हो रही हैं। तो ये केमिस्ट्री कहती है कि जो रेट इनके जो डिफ्यूज होने का या इफ्यूज होने का जो रेट है, जो दर है, तो गैस 1 के लिए, तो फॉर गैस 1 के लिए, फॉर गैस 1 अगर हम माने कि गैस 1 के डिफ्यूज होने का या इफ्यूज होने का जो रेट है वो R1 है, तो R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। यही तो हमने कहा है ना, देखिए यही हमने कहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने कहा है, तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, और m का स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट हो गया। तो गैस 1 का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप फॉर गैस 2, इसी तरीके से फॉर गैस 2, तो बताइए रेट R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट क्या हो जाएगा गैस 2 के लिए, √m। यही होगा ना, बोलिए भाई। R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1, R2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। और आपने एक चीज़ और कहा, देखिए आपने क्या लिखा कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो गैस 1 गैस 2 ये दोनों गैसेज आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होंगी, डिफ्यूज होंगी, तो इनके डिफ्यूजन का रेट, और अगर हम छोटा सा यहाँ एक छिद्र कर दें, मतलब ये इफ्यूज हो रही हैं, तो ये जो डिफ्यूजन और इफ्यूजन है वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के, यहाँ भी मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ R1 है, ये वैल्यू R2 है। इसी तरीके से आल्सो आपने लिखा है ना कि वेपर डेंसिटी, अगर हम वेपर डेंसिटी को D मान लें, तो वेपर डेंसिटी D मान लें, तो आल्सो ALSO आल्सो R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√D1 और R2 1/√D2। बोलिए भाई, यही होगा ना। तो अब हम अगर इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, R1 और R2 को लेते हुए हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करना चाहते हैं, तो बताइए R1/R2, बताइए भाई, R1/R2, R1/R2। तो यहाँ से देखिए R1/R2 इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू कितना है 1/√m1, हम k ले रहे हैं, कांस्टेंट हटा के k इंटू 1/√m1, यही है ना, बिल्कुल। चलिए भाई R2 की वैल्यू बताइए। जो हमारे मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज किया जाता है, वही हमने k ले लिया। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे, और वही वैल्यू यहाँ पर हमने ले लिया k इंटू 1/√m2, 1/√m2। तो R1/R2, ये देखिए इससे कट्टम कुट्टम कैंसिल, तो ये √m2 ऊपर जाएगा, √m1 नीचे रहेगा, √m2 अपान क्या, √m1, यही है ना। और अगर आप चाहें तो चूंकि आपने लिखा है कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D1, यहाँ पर R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D2, तो ये वैल्यू हो जाएगी √D2 अपान T1। तो भाई देखिए हमारे पास एक फार्मूला आ गया, कई बार इससे कंपटीशन में, नीट में, जेई में कई बार प्रश्न आया हुआ है। R1/R2 इज इक्वल टू √m2/m1 इज इक्वल टू √D2/D1। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये गैस 1 का रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है, और ये मॉलिक्यूलर वेट गैस 1 का है, तो इसका मतलब कि जो गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा या इफ्यूजन कम होगा। क्यों? क्योंकि जो भारी गैस है भाई वो बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज होगी ना, और जो गैस हल्की है वो बहुत तेज़ी से मिक्स हो जाएगी। भाई वैसे भी देखिए कि जो बहुत भारी भरकम आदमी होता है
वो बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन जो बहुत पतला दुबला हल्का आदमी होता है बहुत तेज चलता है। तो वही बात यहाँ है कि जो गैस भारी है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। जो गैस हल्की है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मॉलिक्यूलर वेट गैस 1 का ज़्यादा हो गया तो R1 कम होगा ना। और यहाँ पर R2 देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो गया तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम डेंसिटी में भी कह सकते हैं कि जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका डिफ्यूजन कम होगा। देखिए इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर देखिए R1, यहाँ पे D1, यहाँ पे D1, यहाँ R1, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। दो गैसेस दे देता है, दोनों का रेट दे देता है, मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो पूछ सकता है, या दो गैसेस देंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट देगा तो पूछेगा कि उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन का रेशियो क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एंड जेई, फॉर द नीट एंड जेई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। केमिस्ट्री के बच्चे इसको रामबाण समझे फार्मूले को। अब आगे इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट करके इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो भारी गैस होगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन कम होगा। ये तो कंफर्म हो गया। या जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा जिस गैस, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन बहुत कम होगा। ऐसे समझिएगा कि जो भारी गैस होगी, जैसे आदमी कोई जिसका वेट ज़्यादा हो बहुत धीरे धीरे चलता है, जो हल्का आदमी है वो तेज़ चलता है ना। और अब हम इसी फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए भाई, R1/R2 इज इक्वल टू √M2/1/√D2/D1। अब नेक्स्ट आगे हम लोग करते हैं, ये फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, या इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए इसको। सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, देखिए R बराबर क्या होता है, रेट बराबर या दर बराबर चाल बटे समय, यही तो होता है ना। हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था R इज इक्वल टू V/T, यही ना, R इज इक्वल टू V/T। R का मतलब क्या है, रेट, V का मतलब क्या है, वेलोसिटी, T का मतलब क्या है, टाइम। रेट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब अगर हम R1 निकाल लें, यहीं पर R1 निकाल लें, तो R1 इज इक्वल टू V1/T1, R2 इज इक्वल टू V2/T2। अब R1 की जगह हम पुट कर दें V1/T1, R2 की जगह पुट करते हैं V2/T2। तो नाउ R1/R2 की जगह क्या लिख दें, V1/T1। फिर नीचे क्या, R2 की जगह क्या रख दें, ये सारी वैल्यूज को हम मान लें क्या है, इक्वेशन 4। नाउ इक्वेशन 4, तो नाउ फ्रॉम 3 and 4, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 से। चलिए भाई, R1 की जगह क्या है, R1 की जगह है V1/T1, R2 की जगह क्या है, V2/T2। तो यहाँ पर हम लिख दें V2/T2 इज इक्वल टू V2/T2। आगे क्या है भाई, √M2/√M1, तो इसको कर ही सकते हैं, √M2/√M1। चलिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या आगे इशू कर सकते हैं, वहाँ पर √D2/D1 है, D2/D1 है। तो V1/T1, भाई इसको कैसे सॉल्व करना हमने बताया था, जो बायो के बच्चे हो घबराए नहीं। अगर ये फार्मूला होता है X/Y/P/Q, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, X/Y इंटू, अब ये चीज़ रिवर्स हो जाती है ना, तो ये हो जाएगा Q/P। कहने का मतलब कि अगर कहीं पर लिखा है 2/3/4/6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2/3 तो ऐसे रहेगा ऊपर वाला, लेकिन जब डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाएगा तो ये 6 ऊपर और 4 नीचे, 6/4 इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बिल्कुल वही कहानी यहाँ है कि V1/T1 है, यहाँ V2/T2 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो V1/T1 तो ऐसे रहेगा, और ये जो वैल्यू है जब ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, क्या हो जाएगी, T2/V2,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट M2 अपान क्या M1 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपान D1। ओके, तो भाई देखिए एक फार्मूला आ गया, B1 अपान T1, यहाँ पर T2 अपान B2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपान M1 अंडर रूट D2 अपान D1। तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए। एंड द फार्मूला, तो दो फार्मूले, एक तो फार्मूला ये वाला फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वेलोसिटी जो पहली गैस है, यहाँ T1 वो समय है जिसमें गैस 1 डिफ्यूज हो रही है, इफ्यूज हो रही है। T2 वह टाइम है जिसमें गैस 2 डिफ्यूज हो रही है, इफ्यूज हो रही है। V2 वो वेलोसिटी है जिससे सेकेंड गैस डिफ्यूज हो रही है, इफ्यूज हो रही है। तो आप लिख सकते हैं ना कि वेयर V1 एंड V2 आर द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस डिफ्यूज्ड इन टाइम T1 एंड T2 आर इज इक्वल टू V1 एंड V2 लिख लीजिए। तो वेयर B1 एंड V2, वेयर B1 एंड V2, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, वेयर V1 and V2 are the volume, where V1 and V2 are the volume of the gas 1 and gas 2 in time T1 and T2। T1 और T2 टाइम में V1 और V2 क्या है भाई, ये क्या है, ये इसके वॉल्यूम है कि जो T1 और T2 टाइम में यह वॉल्यूम डिफ्यूज होता है या इफ्यूज होता है। तो हमारे पास दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट आए। पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा R1 अपान R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपान D1 इज इक्वल टू M2 अपान M1। सेकेंड फार्मूला हमारे पास ये आया कि V1 अपान T1 इंटू T2 अपान V2 इज इक्वल टू M2 अपान M1 अंडर रूट D2 अपान D1। तो ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी फार्मूले को लेकर के, क्योंकि गैसियस स्टेट से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है, ये रिलेशन याद है, मैंने तो देखा कई बार कंपटीशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट में, मॉलिक्यूलर वेट में, डेंसिटी में ये रिलेशन आता है। तो अब एक नोट लिखिए, एक नीचे नोट लिखिए, एवोगैड्रो लॉ से संबंधित है, नोट लिखिए एक NOT नोट में लिखिए कि आल्सो वी नो दैट V is directly proportional to N। V is directly proportional to N किसके अनुसार, एवोगैड्रो लॉ भाई यही कहता है ना, सभी गैसों के समान आयतन में अगर हम कई गैसेज लें, जैसे हमने एक ये वॉल्यूम लिया गैस का, दूसरा वॉल्यूम लिया यहाँ पे, यही वॉल्यूम V1 है, ये V1 है, फिर एक हमने वेसल लिया जिसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। तो केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर हम किसी गैस का समान वॉल्यूम लें, जैसे नाइट्रोजन का V1 लिया, ऑक्सीजन का V1 लिया और हीलियम का V1 लिया, तो कई गैसेस के अगर हम वॉल्यूम सेम लें तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होते हैं। तो वही इन्होंने लिखा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे मतलब V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सभी गैसेस के समान आयतन में, समान वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या सेम होती है। तो अब हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस 1 और गैस 2। तो गैस 1 के लिए हम अगर निकालना चाहें तो फॉर गैस 1 वॉल्यूम अगर निकालना चाहें, फॉर गैस 1, चलिए भाई फॉर गैस 1, तो V1 फॉर गैस 1 V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1। फिर यहां पर क्या आया, V1 इज इक्वल टू KN1। इसी तरीके से फॉर गैस 2 V2
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, V2 बराबर KN2। बोलिए भाई, V1 इज इक्वल टू KN1, V2 इज इक्वल टू KN2। क्यों? क्योंकि हम लोग एवोगाड्रो लॉ से जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। कहने का मतलब कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो गैस के मोलों की संख्या बढ़ेगी। गैस के मोलों की संख्या वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। भाई अगर किसी गैस का वॉल्यूम 2 लीटर है और उसके वॉल्यूम को बढ़ा के हमने 4 लीटर किया, तो निश्चित रूप से 4 लीटर जब हमने वॉल्यूम को बढ़ा के किया तो उसमें गैस के मोलों की संख्या भी ज़्यादा होगी। और हमने 6 लीटर कर दिया तो गैस के मोलों की संख्या भी 6 ज़्यादा हो जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास V1 आया, हमारे पास V2 आया। अब सिंस वी नो दैट चूँकि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट V1 अपान, हमारे पास एक फार्मूला होता है ना, कौन सा फार्मूला, B1 अपान T1, B1 अपान T1 इंटू दूसरे नंबर पर T2 अपान V2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपान D1, अंडर रूट D2 अपान D1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपान M1। तो चलिए भाई आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या रखा जाए, V1 बराबर KN1, V2 बराबर KN2। V1 की जगह KN1, ठीक है, इंटू अपान T1 इंटू T2 की जगह T2 रखेंगे अपान V2 की जगह बताइए KN2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपान D1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपान M1। तो देखिए कुछ कैंसिलेशन हो जाए, कुछ कटिंग पिटिंग, ये देखिए कट गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या आया, N1 अपान T1 इज इक्वल टू इंटू T2 अपान N2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपान D1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपान M1। तो देखिए भाई इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आया, N1 अपान T1 इंटू T2 अपान N2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपान D1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपान M1। तो यहाँ पर N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1, T1 वह टाइम है जिसमें गैस 1 N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज इन टाइम T1 एंड T2। तो यहाँ पर लिखना है भाई, हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, शायद ये 5th फार्मूला होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए, नीट के लिए, किसके लिए, जेई के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 5, N1 अपान T1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N1 अपान, तो हमारे पास फार्मूला क्या आया भाई बताइए, हमारे पास फार्मूला आया क्या, N1 अपान T1 इंटू T2 अपान N2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपान D1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपान क्या, M1। तो जहाँ पर भाई यही फार्मूला था ना, वहाँ मेरे पास जगह कम थी, लेकिन आपके पास जगह पर्याप्त है। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसको फिर से मेंशन करते हैं कि वेयर N1 एंड N2 are the number of moles of gases, where N1 and N2 are the number of moles of gases diffused in time T1 and T2, in time T1 and टाइम T1 समय में और T2 समय में जो डिफ्यूज़न हो रहा है N1 और N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे N1 अपान T1 इंटू T2 अपान N2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपान D1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपान M1। तो चलिए भाई आइए यहाँ पर हम लोगों ने इस फार्मूले को डिराइव किया, इस फार्मूले को डिस्कस किया, और ये हमारा फार्मूला नंबर 5 था, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप लोगों ने नोट किया होगा। अब इसके बाद
इसके बाद एक नोटवर्दी पॉइंट हम लोग लिखेंगे, जो कि एक बार मेरे सामने कंपटीशन में गुजरा हुआ है कि रेट मॉलिक्यूलर वेट में तो आपने देख लिया कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √d। लेकिन अगर रेट और प्रेशर में कोई रिलेशन पूछे, रेट और प्रेशर में क्या संबंध होता है, रेट जो गैस डिफ्यूज हो रही है या इफ्यूज हो रही है, उस गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन और प्रेशर में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उसको अगर कोई पूछे तो उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी चीज़ को हमको एक्सप्लेन करने के लिए आप लिख लीजिए नोटवर्दी, लिख लीजिए नोटवर्दी, नोटवर्दी पॉइंट, नोटवर्दी पॉइंट, NOTE, नोट WORTHY, नोटवर्दी, नोटवर्दी। चलिए, since we know that रेट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका जवाब होगा कि सर रेट किसी भी गैस का डिफ्यूजन या डिफ्यूजन का वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप जानते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। चलिए भाई बताइए, ये बताइए कि यहाँ पर कोई एक वेजल है, इस वेजल में गैस भरी गई है, क्या भरी गई है, गैस भरी गई है, यहाँ पर गैस भरी गई है, ओके हाँ। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा छेद कर दिया, बहुत छोटा सा, ये एक बहुत छोटा सा छेद कर दिया। तो यहाँ से गैस क्या होगी भाई, डिफ्यूज होगी ना, निकलेगी ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से गैस क्या होगी, डिफ्यूज होगी। हाँ भाई गैस यहाँ से निकलेगी। तो ये बताइए कि जो गैस यहाँ से निकल रही है, अगर हम ऊपर से प्रेशर बढ़ाते जाएं, यहाँ पे हाई प्रेशर करते जाएं, प्रेशर हम बढ़ाते जाएं, आप भी ऐसे फिगर बना लीजिएगा। यहाँ पर प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर क्या कर रहे हैं, INCREASE, हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये बताइए, तो इसका डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा ना, रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन, यहाँ से ये आपस में बहुत तेज़ी से मिक्स भी होंगी, आपस में जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये बहुत तेज़ी से मिक्स भी होंगी, और यहाँ से ये बहुत तेज़ी से छोटे छेद से निकलेंगी। रेट ऑफ इफ्यूजन, EFFU, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन, DIFF इफ्यूजन, ये क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, INCREASE, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो गैस भारी है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, उसका रेट कम होगा। लेकिन ये जो रेट है डिफ्यूजन या इफ्यूजन का, वो प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस बहुत हाई प्रेशर पर भरी गई है, बहुत हाई प्रेशर पर गैस भरी गई है, तो आप प्रेशर बढ़ाते जाइए, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज आपस में डिफ्यूज होती जाएंगी, इफ्यूज होती जाएंगी। तो इसका मतलब कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इससे आया हुआ है प्रश्न जेई में। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 को ऐड करिए। चलिए भाई, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए यहाँ P है ना, तो हमने P लिख लिया, इंटू 1/√m, 1/√m। तो चलिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√m, तो यही फार्मूला बन गया ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√m। या इसी को आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, पहले तो आप इसी को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई, इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई, नीट और जेई के लिए बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√m। कहीं कहीं इसको ऐसे लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दीजिए, KP × 1/√m, आप ऐसे भी लिख लीजिएगा, घबराइएगा नहीं। तो आपने ये पाया किसी भी गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन, प्रेशर और मॉलिक्यूलर वेट में क्या संबंध होता है। तो आपने कहा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√m। तो भाई हमको एक फार्मूला मिला, और ये फार्मूला नंबर आप मान लीजिए 6, फार्मूला नंबर 6। तो कितनी बातें हम लोगों ने सीखी अभी तक, हम लोगों ने
शायद 3 बातें सीखी। कौन कौन सी? पहले नंबर पर ये बात सीखी कि R1 अपान R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपान M1 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपान D1, ये बात सीखी। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने क्या फार्मूला लिखा? R1 या V1 अपान T1, V1 अपान T1 इंटू T2 अपान V2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपान M1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपान D1। ठीक है भाई। और तीसरी बात हम लोगों ने क्या सीखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है? तीसरी बात हम लोगों ने सीखा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। चौथी बात हमने क्या सीखा? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट M। इन्हीं दोनों को मिक्स करके हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपान रूट M। ये हमारा समरी है। आज हम लोगों ने यही चीज़ पढ़ी है, तो इसको आप समराइज कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। इससे बहुत प्रश्न आए हुए हैं। 2 गैसेस दे देगा, दोनों गैसेस का प्रेशर दे देगा, मॉलिक्यूलर वेट दे देगा, उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रेशियो पूछेगा, तो क्या आप निकाल नहीं सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। आपके पास सारे फार्मूले प्रिपेयर्ड हैं। सारे फार्मूलों का जो नोटेशन है, क्या है, कैसे है, V1 क्या है, T1 क्या है, M1 क्या है, D1 क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हों कि कौन डेंसिटी है, कौन मॉलिक्यूलर वेट है और किसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी फार्मूले पर हम लोग करते हैं। बेसिकली यही फार्मूला जो हम क्वेश्चन कराने चल रहे हैं वो इसी फार्मूले पर बेस्ड है। इसी फार्मूले का मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपान रूट M। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपान रूट M। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपान रूट M। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन। चलिए भाई एक प्रश्न करते हैं हम लोग QUIESTI क्वेश्चन। लिखिए, ए वेसल कंटेन्स 4:1 मोलर मिक्सचर। ए वेसल कंटेन्स, ए वेसल VESSEL, ए वेसल कंटेन्स 4:1 मोलर मिक्सचर, 4:1 मोलर मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड मेथेन। हीलियम एंड मेथेन, ये हीलियम गैस है, मेथेन जिसको हम मार्स गैस भी कहते हैं। एट ए प्रेशर ऑफ 20 बार, एट ए प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ 20 बार, एट ए प्रेशर ऑफ 20 बार, ड्यू टू ए होल, नेक्स्ट इसी के आगे, ड्यू टू ए होल इन द वेसल, ड्यू टू ए होल इन द वेसल, वेसल में एक होल कर दिया गया, एक छोटा सा छिद्र कर दिया गया। ड्यू टू द होल इन द वेसल, द गैस मिक्सचर लीक्स आउट, द गैस मिक्सचर लीक्स आउट, द गैस मिक्सचर लीक्स आउट। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द गैस, find out the composition of gas, find out the composition of gas that leaks out initially, INITIALLY। चलिए भाई देखिए, A vessel contains 4:1 molar mixture of helium and methane at a pressure of 20 bar. Due to hole in the vessel, the gas mixture leaks out. Find out the composition of gas that leaks out initially. मतलब जो गैस लीक होकर निकल रही है, डिफ्यूज हो रही है, इफ्यूज हो रही है, जो लीक होकर निकल रही है, जो इफ्यूज हो रही है, उसका मिक्सचर क्या है, मतलब उसमें रेशियो क्या है हीलियम और मेथेन का। पहले आप समझिए प्रश्न को, क्वेश्चन को समझिए। मैंने कहा कि एक वेसल है, ये मैंने एक वेसल माना, इस वेसल में हीलियम और मेथेन है। कौन कौन है? हीलियम है और मेथेन है। हीलियम 4 भाग है और मेथेन
1 पार्ट है, 4:1 का रेशियो है, 4:1 का रेशियो है हीलियम और मीथेन का। और प्रेशर कितना है, किस प्रेशर पर ये है, मतलब इनका किस प्रेशर पे है, 20 बार प्रेशर पर, 20 बार प्रेशर पर। ड्यू टू ए होल इन द वेजल द गैस मिक्सचर, यहाँ पर हमने क्या किया, एक छोटा सा होल कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया, तो गैसेस क्या होंगी भाई, गैसेज ये देखिए डिफ्यूज होंगी ना, ऐसे ऐसे डिफ्यूज होंगी, निकलेंगी। फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ गैस, अब इसमें देखिए हीलियम भी निकलेगी और मीथेन, दोनों गैसेज निकलेंगी ना, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि ये गैस निकलेगी। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि द कंपोजिशन ऑफ द गैस दैट लीक्ड आउट, जो ये गैस निकल रही है, यहाँ जो गैस निकल रही है, इस गैस में आप कंपोजिशन बताइए हीलियम का और मीथेन का, कंपोजिशन बताइए किस रेशियो में डिफ्यूज होंगी। तो भाई देखिए यहाँ प्रेशर दिया गया है और प्रेशर के बाद मोलर मिक्सचर दिया गया है। तो मोल, पहले एक एक बात लिखते चले, मोलर मिक्सचर, मोलर मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड मीथेन, मोलर मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड मीथेन, हीलियम और मीथेन का मोलर मिक्सचर कितना है, 4:1, 4:1 रेशियो ऑफ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर हीलियम 4 भाग है, 4 पार्ट है, और मीथेन क्या है, 1 पार्ट। तो ये बताइए आप कि हीलियम का जो यहाँ पर पार्ट है, जो पोर्शन है, वो 4 भाग है, और मीथेन का जो पार्ट है 1 है। इसका मतलब इसका अमाउंट ज़्यादा है और इसका अमाउंट कम है। तो इसका अमाउंट ज़्यादा होने का मतलब कि ये ज़्यादा प्रेशर डेवलप करेगी और ये कम प्रेशर डेवलप करेगी। भाई अगर कोई गैस ज़्यादा मात्रा में है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, कोई गैस कम मात्रा में है तो उसका प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब अगर हम मोलर मिक्सचर के रेशियो की मदद से अगर हम पार्शियल प्रेशर को निकालना या डिटेक्ट करना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई ये मोलर मिक्सचर है तो इनका रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेजल, रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेजल। बताइए भाई 4:1 ही होगा ना भाई, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका अमाउंट ज़्यादा है, इसका अमाउंट कम है, तो इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो अब हम रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेजल 4:1, तो अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 16 × 4, आर करके लिख सकते हैं ना, 16 × 4। तो वी नो दैट, हम एक फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, हम एक फार्मूला जानते हैं भाई। अब देखिए वो फार्मूला यूज हो रहा है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी अपान √m, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी अपान √m। तो चलिए सबसे पहले किस गैस के लिए निकालें भाई, जो गैस, जिस गैस का हमको रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है, उसका प्रेशर और मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहले किस गैस के लिए, हीलियम के लिए निकालिए, RHE। चलिए भाई RHE इज इक्वल टू प्रेशर, तो वही रहेगा, प्रेशर He वही रहेगा भाई, अपान मॉलिक्यूलर वेट किसका, He का, मॉलिक्यूलर वेट He का। चलिए दूसरी बात हम किसका निकालें, रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन का, इज इक्वल टू प्रेशर मीथेन का अपान मॉलिक्यूलर वेट किसका, मीथेन का। यही है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन 1/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपसे रेशियो पूछ रहा है। देखिए फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द गैस लीक्स आउट इनिशियली। तो चलिए RCHE हम पहले वो कर दें, RHE अपान RCH4 इज इक्वल टू, यहाँ पर RHE रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम कितना है, PHE अपान √MHE। चलिए तो PHE अपान √ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम अपान क्या हो जाएगा भाई, प्रेशर ऑफ मीथेन CH4 अपान √ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन। तो चलिए इसको फिर आगे हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फार्मूला जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, X/Y
अपान पी अपान क्यू अगर कहीं है तो बायो के बच्चे एक्स अपान वाई, और ये जो पी अपान क्यू है ये रिवर्स हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा क्यू अपान पी। तो चलिए यहाँ पर प्रेशर ऑफ एच ई अपान अंडर रूट एम एच ई इंटू, भाई ये रिवर्ट हो जाएगा ना, ये रिवर्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा बताइए, अगर ये रिवर्ट हो गया वैल्यू तो रिवर्ट हो गया तो अंडर रूट एम सी एच फोर अपान क्या पी सी एच फोर, यही है ना। तो क्या हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं बाई पी एच ई अपान पी सी एच फोर इज इक्वल टू दिस कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए भाई पी एच ई, इसको हम पी एच ई लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर हमारे पास जगह है, फिर हमको वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा इसलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारे पास आर एच ई अपान आर सी एच फोर इज इक्वल टू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एच फोर इंटू, ठीक, अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सी एच फोर अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम। चलिए सारी वैल्यूज को रखा जाए, आर एच ई अपान आर सी एच फोर, बताइए हीलियम का पार्शियल प्रेशर बताएं, हीलियम का क्या रेशियो है, हीलियम का पार्शियल प्रेशर अभी आपने देखा था ना, एच ई और सी एच फोर का कितना है 4:1, तो ये अभी आपने इसको निकाला था 16 इंटू फोर, तो यहाँ पर क्या हो गया 16, भाई हीलियम का पार्शियल प्रेशर 16, मेथेन का पार्शियल प्रेशर 4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट मेथेन का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते भाई, मॉलिक्यूलर वेट मेथेन का ना निकालना है तो 12 भाई 6 इंटू 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर और 12 होता है इसका एटॉमिक वेट, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या 16, तो यहाँ पर क्या हुआ 16, भाई 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 16 अपान हीलियम का कितना हो गया 4, यही हुआ ना। तो 4 से 4 कैंसिल तो 4 आया, तो वैल्यू कितना आई आर एच ई अपान आर सी एच फोर इज इक्वल टू, ये देखिए 16 अपान 4 इंटू इसका 2 किया तो कितना हुआ 16 दूना 32 अपान 4, इसको मैं इरेज कर दूं, यहाँ से रफ कर दूं, तो देखिए भाई यहाँ पर क्या आई रेशियो, इसको काट लीजिए 8 इंटू 1, तो हमारे पास क्या आया जो कंपोजिशन है आर एच ई अपान आर सी एच ओ इज इक्वल टू 8:1, आर एच ई अपान आर सी एच फोर क्या है 8:1। तो देखिए भाई इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया जाता है प्रश्न को, इसको आप लोगों ने बहुत आसानी से देखा। कैसे इसमें सॉल्व किया, इन्होंने कहा था कि कोई एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में हीलियम और मेथेन का जो कंपोजिशन दिया था वो 4:1 दिया था, और ये कह रहा था कि प्रेशर 20 बार है। फिर उसके बाद मैंने मोलर मिक्सचर की मदद से पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, तो वही पार्शियल प्रेशर को मैंने उसको रीअरेंज कर लिया, 16:4 हुआ। मॉलिक्यूलर वेट भी आपको पता है, आप मेथेन का निकाल सकते हैं, आप हीलियम का निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी। आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, लेकिन फिनिश करने से पहले हम रिवाइज करना चाहते हैं, फिर से रिवाइज कर दें एक बार आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, जिससे जो बच्चे हमारे ना समझ पाए हों वो इसको समझ लें। तो देखिए भाई आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा कि सबसे पहले आज स्टार्टिंग में हमने बताया कि ग्राहम्स लॉ ऑफ जो डिफ्यूजन है वो ये बताता है कि किसी भी, हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन हो रहा है क्लास का, जिससे कि आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाएं, याद हो जाएं। देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि जो रेट है किसी भी गैस के डिफ्यूज होने का वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यही रेट इसके डेंसिटी के
स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब कि जो गैस भारी है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। जो गैस जिसकी डेंसिटी कम है, उसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसकी डेंसिटी कम है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर हमको बहुत अच्छी तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन कराना है तो मॉलिक्यूलर वेट को लेस रखिए, डेंसिटी भी गैस की क्या हो, कम हो। अगर लेस हो डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट भी कम हो, तो गैस बहुत तेज़ी से डिफ्यूज होगी। फिर हम लोगों ने एक रिलेशन बनाया, R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1 √M2/M1। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी फार्मूले में हमने एक इंटरमीडिएट रखा V/T। तो जब हमने इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा और रखने के बाद जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, V1/T1 इंटू T2/V2 √D2/D1 √M2/M1। चलिए भाई, ये बातें हमारे पास आई, V1/T1 इंटू T2/V2 √D2/D1 √M2/M1। इसके बाद एक फार्मूला हम लोगों ने और डिराइव किया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है और R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √M होता है। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास फार्मूला आएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√M। यही है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√M। फिर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया, उस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने ये पाया कि अगर मोलर रेशियो दिया है तो मोलर रेशियो की मदद से आप उसका पार्शियल प्रेशर का कंपोजिशन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका मोल ज़्यादा, मोलर रेशियो जिसका ज़्यादा, वो गैस ज़्यादा होगी। जब गैस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वो प्रेशर डेवलप करेगी, इसका मतलब उसका पार्शियल प्रेशर। अगर मैं कहूँ कि मोलर रेशियो है 4:1, मोलर रेशियो 4:1, तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या हो जाएगा, 16/4। अरे भाई, इसी में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 16 हो गया, ये 4 हो गया। फिर उसके बाद हमने यही फार्मूला यूज कर लिया था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√M। P/√M बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे तो बड़ा कई बार कंपटीशन में मुझे मिला और इस पर बहुत आसानी से वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, प्रेशर को, मॉलिक्यूलर वेट को। जब रेशियो पूछता है तो रेशियो निकल आएगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ इस चैप्टर को पढ़ा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर, लेकिन आप लोगों का ये पर्पज होना चाहिए, आप लोगों का ये मोटो होना चाहिए कि आप लोग लगातार लिख लिख के क्वेश्चन को पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए, बिना लिखे केमिस्ट्री नहीं आती है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा ही आपको नॉलेज होगा। तो देखिए, गैसियस स्टेट लेक्चर 1, गैसियस स्टेट लेक्चर 2, गैसियस स्टेट लेक्चर 3, गैसियस स्टेट लेक्चर 4, सारे लेक्चर का आप बना लीजिए, एक वीडियो बना लीजिए, नोट्स बनाने के बाद उससे जितने भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद आप कोई भी एक बुक उठाइए जिसमें कई कंपटीशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको बार बार लगाइए। क्योंकि क्वेश्चन को लगाने से आपका कॉन्सेप्ट खुलता है, आपका दिमाग खुलता है और आप ये सीखते हैं कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, कैसे कोई फार्मूला किसी क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले टर्न पर हम लोग गैसियस स्टेट के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को करने में, वो थोड़ा सा रेफरेंस बुक लेकर के, कोई भी रेफरेंस बुक ले लें फिजिकल केमिस्ट्री की, चाहे वो इंटरमीडिएट की CBSE बोर्ड की प्रदीप हो या NCERT हो। और क्वेश्चन करने के लिए मैंने बार बार बताया है कि NCERT एट योर फिंगर टिप्स बहुत अच्छी बुक है। उसको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन दिए गए, 100 क्वेश्चन। इसके अलावा 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन हर चैप्टर में दिए गए हैं जो टफ क्वेश्चन हैं, जो IIT, JEE और नीट में आए हुए हैं। तो जब आप बेसिक बुक्स पढ़ते हैं, जैसे NCERT पढ़ेंगे या प्रदीप पढ़ेंगे या मॉडर्न ABC पढ़ेंगे, तो इन सब किताबों में कॉन्सेप्ट हैं। हम देखिए, हमारी पास बाध्यता है, समय की बाध्यता है, हम आपको सारी चीज़ें बताते कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक लिमिट में चीज़ों को बताते हैं, समय की बाध्यता होने का। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हैं, जब आप कोई रेफरेंस बुक उठाते हैं, तो आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होते हैं। इसलिए बुक पढ़ने की आदत ज़रूर डालिए, किताबों को पढ़ने की आदत ज़रूर डालिए। क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप कई चीज़ों को सीखते हैं, छोटी छोटी बात को सीखते हैं। तो आज हम अपनी इस लेक्चर को ही फिनिश करते हैं। लेकिन
हम आपसे आशा करते हैं कि अगले टर्न पर जब आप आएंगे तो गैसियस स्टेट का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 सब पढ़ करके आएंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, रिकॉर्ड खूब अच्छा बना के नोट्स बना के आएंगे और हमको बताएंगे कि सर ये देखिए हमने नोट्स बनाया है और जो चीज़ें मैंने नोट में लिखवाया उसको दूसरे पेन से, जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनवाया है इंपॉर्टेंट फॉर उसको अलग पेन से, और जहाँ मैंने लिखवाया है वो नोट इम्पॉर्टेंट या नोट वर्दी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं अपीयर होने के लिए तो वहाँ आप ये पाते हैं कि समय कम रहता है और जल्दी जल्दी रिवीजन करना होता है। तो जो आपने सर्किल बनाया है, जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है, जब आपने पेन बदल के लिखा है तो आपने यही सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट है यार, हमारे टीचर ने, हमारे सर ने हमको बताया था कि एग्ज़ाम देते समय आप इसको देख करके जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को फिनिश करना चाहता हूँ। अलविदा, नमस्कार।